जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोग को? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी जी सर, जी। आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी। जी सर, बिल्कुल क्लियर है आवाज। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। जो आज हमारे लेक्चर का एजेंडा है उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस होती हैं कि हम पाकिस्तान में बिजनेस कैसे करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैंने कहीं ट्रैवल करना हो, मिसाल के तौर पे मैं इस्लामाबाद से कराची जा रहा हूँ या कराची से इस्लामाबाद आ रहा हूँ या लाहौर जा रहा हूँ, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है। मैं मिसाल के तौर पे ये कहता हूँ कराची से इस्लामाबाद है, ठीक है। मैं बाय एयर आ सकता हूँ, मैं ट्रेन के जरिए आ सकता हूँ, ठीक है। ट्रेन के अलावा मैं कोई और ड्राइवर वगैरह को यूज कर सकता हूँ। मैं क्या चीजें देखूंगा, मैं कहूंगा कि यार अच्छा मेरे पास टाइम कितना है, मुझे कॉस्ट कितनी इनकर करना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अपनी पैसों को और अपने टाइम को और बाकी सारी चीजों को कंसिडर करते हुए उस ऑप्शन को यूज करूंगा जो मेरे लिए मोस्ट फिजिबल होगी, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से जब आपने बिजनेस करना होता है तो आप फिर देखते हैं कि मेरे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल होगी, पार्टनरशिप सूटेबल होगी, कंपनी होगी या एलएलपी होगी। इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस तो करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो आज का हमारा एजेंडा होगा वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में होगा, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों को इस चीज़ का पता भी है, कुछ लोग इस चीज़ को जानते भी हैं, तो थोड़ा सा आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। वो इसलिए कि जिन लोगों को इस चीज़ का, इस बिजनेस फॉर्म का नहीं पता, तो हम दूसरे लोगों को भी कन्वे कर सकें, ठीक है। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान में अगर हमने बिजनेस करना हो तो हमारे पास जो चार बिजनेस स्ट्रक्चर हैं, सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, कंपनी का, ठीक है। तो ये चार हैं, ठीक है। इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बाय लॉ कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको बोले कि सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैंक में जाता हूं, मैं उनको कहता हूं कि यार मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरा आप बैंक अकाउंट खोल दीजिए। मैं एक मिसाल दूंगा। मैंने एक शॉप खोली हुई है जहां पे मैं पान सेल करता हूँ, ठीक है। उसका नाम मैंने लेट्स सपोज लिखा हुआ है असलम पान शॉप, ठीक है। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे असलम पान शॉप का अकाउंट खुलवाना है। उन्होंने कहा सर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है कि आपका बिजनेस असलम पान शॉप है? मैंने कहा सर आप मेरे आए तो सही, मेरा ऑफिस तो चेक करें प्रॉपर, मेरा इतना बड़ा ठेला है, इतने लोग आते हैं, लाखों रुपए डेली का कमाता हूँ। उन्होंने कहा सॉरी सर, ये जुबानी कलामी, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं आपका ऐसे अकाउंट नहीं खोल सकता। बैंक मैनेजर ने मुझे कहा कि सर मेहरबानी करें, आप किसी टैक्स वाले बंदे के पास जाएं, उसको बोलें कि आपका वो बिजनेस एनटीएन बना दे। तो मैंने कहा सर एनटीएन बनाने के लिए क्या मतलब वो कोई चीज चाहिए होगी? उसने कहा नहीं, आप एक दफा उसके पास जाओ, टैक्स कंसल्टेंट के पास, वो आपको गाइड करेगा क्या करना है। तो अब जब हमारे पास क्लाइंट आया तो हमने उसको कहना कि यार आपका हम एनटीएन एफबीआर में बनाएंगे, फिर उस एनटीएन के अंदर हम आपका बिजनेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस सारी वो देख रहे होंगे चीज को। बाकी चीजें वैसे मैंने आगे पढ़नी है। आपको बता दो, पार्टनरशिप होती है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाते हैं। एससीसीपी कंपनी रजिस्टर करनी हो तो एससीसीपी के पास जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो तो फिर भी हम एससीसीपी के पास ही जाते हैं। हर एक बिजनेस स्ट्रक्चर का रेलिवेंट कानून है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा कहता है, मतलब ये समझाने के लिए कि यार मैं मुसलमान हूं, तो उसको क्या चाहिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद पे यकीन रखे, ठीक है। एक बंदा कहता है मैं एक क्रिश्चियन हूं, तो उसको बाइबल को फॉलो करना है, ठीक है। तो मतलब हर एक, जिस तरह मजहब का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वो बंदा जो उस मजहब से बिलोंग करता है वो उस मजहब को फॉलो करता है, उसको स्टडी करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक बंदा मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप बनाता है तो उसको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, इस तरह उसको मतलब देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस बिजनेस स्ट्रक्चर की आप कह लीजिए कि कौन सा लॉ है उसको उसमें फॉलो करना है। पार्टनरशिप है तो 1932 का कानून करेगा फॉलो। एलएलपी या 2017 का कानून है। कंपनी है 2017 का कानून है। आप कहीं सारी ये सारी चीजें किस तरह से हैं, क्या है, तो भाई मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हम इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे उसको हम फॉलो कर रहे होंगे। तो बताइए कितने लोगों को आवाज का इशू आ रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। किसी बंदे को इशू आ रहा है? चलें ठीक है, बस जफर भाई ने कंफर्म कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, ठीक है, आज मैं बस एक ही यही वाली चीज बढ़ाऊंगा, ठीक है, और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि आप पढ़ के आए कि नहीं।
हम एफबीआर के पास जाते हैं और वहां पे हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमें एनटीएन मिलता है, ठीक है। उस एनटीएन की फिर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उस मॉडिफिकेशन के बाद हम अपना एक लेटर बनवाएंगे और एक स्टैंप बनवाएंगे और हमारा बैंक के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। बैंक के अंदर जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हमारा ये प्रोसेस हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटर ने अपना अकाउंट खोला, ठीक है। तो अभी हमारा जो एजेंडा है वो, क्योंकि ना तो मैंने स्टैंप बनानी है आपको को बढ़ानी है ना लेटर का, मेरा एजेंडा यहाँ से ऊपर ये वाली जो चीज है इसको डिस्कस करना, ठीक है। तो हम जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिस्कस करेंगे आज basically, ठीक है। तो इससे पहले कि हम रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करें, मैं चंद चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि सोल प्रोप्राइटर है क्या। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बंदा है, एक सिंगल पर्सन है जो बिजनेस को रन करता है, ठीक है। उसके साथ आप कह लीजिए कि कोई और बंदा नहीं होता, यानी कि वो अकेला ही बंदा होता है जो बिजनेस को चला रहा होता है, ठीक है। और वही उस बिजनेस का फाइनेंसर या इन्वेस्टर होता है। उसके पास फुल ऑटोनॉमी होती है, बिजनेस में क्या बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या फैसले करने हैं, वो सारी चीजों को खुद देख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद वो किसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता, ठीक है। अदर देन डैट उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, आप लोगों में से बड़े सा लोग जानते हैं। वो ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, एक बंदा मुझे कहता है कि सर मुझे चाहिए, मुझे आपसे खाना खाना है। मैं कहता हूँ यार खाना तो मैं आपको खिला दूंगा लेकिन मेरी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए हैं। आप मुझे किसी ऐसी जगह पे लेके जाओ कि आपका जो खाना है वो 10,000 रुपए तक ही हो, ठीक है, या उससे ज्यादा ना हो। तो मैंने फिर अपनी जो लाइबिलिटी है वो मैंने कहा कि मैं लाइबल हूँ उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पे मैं कितना पे कर सकूँ, 10 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी लाइबिलिटी कहाँ तक मैंने फिक्स कर ली, 10 लाख तक, ठीक है। तो अब दूसरा लम्हा ये है कि मैं कहता हूँ नहीं यार, आप जो खाना हो जैसा मर्जी खाना हो मुझे बताइएगा, मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। पैसों का कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, अनलिमिटेड कर दी। यानी कि जिसमें ये हो कि मैंने बिजनेस में जितने पैसे लगाए हुए हैं मैं उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उस बिजनेस को कहते हैं हम कि हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, बल्कि खुदा ना खास्ता अगर आपका बिजनेस का लॉस हो गया तो आपने जितने भी पैसे बिजनेस के अंदर लगाए हैं वो तो नुकसान होगा ही होगा, बल्कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, आपका घर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आपकी गाड़ी है, सारी चीजें सेल हो सकती हैं आपके लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। आपको ऐसा समझ नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक बिजनेस किया, वही पान शॉप वाली मिसाल आगे बढ़ाते हैं। उसके अंदर ये हुआ कि सडनली कोविड आ गया, ठीक है। और मुझे रेंट देना ही देना है, लोग पान खाने नहीं आ रहा है, दुकान बंद पड़ी हुई है, मैं भी बिजनेस करने नहीं जा रहा, ठीक है। मैंने एक महीना रेंट पे किया, दूसरे महीने रेंट पे किया, तीसरे महीने रेंट पे किया। एट द एंड हालात ये आ गया कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन कि मैं लोगों को पे कर सकूं, इवन के अपने लैंडलॉर्ड को। लेकिन बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास 2 लाख रुपए था, ठीक है। अब जो जिसका वो शॉप थी उसको मैंने कहा कि 50,000 रेंट है मिसाल तौर पे, सर आपको हर महीने रेंट दूंगा। मैंने एक महीने भी नहीं दिया, मैंने कहा सर अगले महीने दूंगा, फिर उससे अगले महीने भी नहीं दिया, उससे अगले महीने भी नहीं दिया, ठीक है। तो तीसरे महीने में या चौथे महीने में बंदा कहेगा भाई मुझे पैसे दो। मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैंने तो 2.5 लाख लगाया था या 2 लाख लगाया था, वो खत्म हो गया, मैं आपको नहीं दे सकता, नहीं। तो बंदा कहता है भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो आप पैसे देंगे और मैं लेके रहूंगा, ठीक है। और वो बंदा ऐसा हक जमाता है या किसी बंदे के पास ऐसी पावर्स हो तो हम कहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी क्या है, वो है अनलिमिटेड, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है वो है इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आपके सर अभी तो आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड करवाएंगे तो बैंक अकाउंट खुलेगा, मैंने कहा भाई वो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक किस तरह से असेस करेगा कि मैं आपका बैंक अकाउंट खोल दूं। तो जाहिर बात है बैंक को भी कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई चीज चाहिए सो डैट के बैंक मेरा अकाउंट ओपन कर सके, ठीक है। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो समझो कि फिर अपने बिजनेस को प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस को उनको बताने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो मैं उनको प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। भाई समझ आ रही है ना आप लोग को। यस सर समझ आ रही है। अच्छा जी सर, आप, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा शाबाश। यस सर, मुझे समझ आ रही। अच्छा अब हमने अगर बिजनेस को रजिस्टर्ड करना हो, कहाँ पे रजिस्टर्ड करना हो, एफबीआर में करना हो, तो एफबीआर का जो कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी बंदे को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करना हो, वो कंपनी हो, वो
पार्टनरशिप हो, वो सोल प्रोप्राइटर हो, वो कोई भी बिजनेस हो, तो जो रजिस्ट्रेशन को आपका सेक्शन डील करते हैं वो आपके सेक्शन 181 से लेके, मतलब वो A AA B C D ये वाले सेक्शन हैं जो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर से पढ़ लेने हैं। बजाय कि मैं इस पे एक दफा जाऊं, मैं आपको एक चीज और बता दूं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैंने एक चीज और मुनासिब समझ रहा हूँ कि आपको बता दी जाए। भाई माइक को म्यूट रखना है प्लीज। जैसा मैं 2 दफा आपको म्यूट किया है। अच्छा, याद रखें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपनी जात में अकेला, मैं आपको बता दूं, वो कोई इतना वो तो रखता है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें हैं जो आप जब आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने दीन को अगर समझना हो, एक मिसाल दूंगा, अल्लाह माफ करे, कुछ रिजेम्बलेंस क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन बीइंग स्टूडेंट आपको समझाने के लिए इससे अच्छी मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपने दीन को समझना हो तो आपको कुरान मजीद को भी पढ़ना है, आपको सुन्ना को भी पढ़ना है, आपको उलमा कराम को भी सुनना है, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्सेज से आपने नॉलेज को गैदर करना है, देन आपको समझ आएगी। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, मैं सिर्फ कुरान मजीद पढ़ लूँ? मैं कहूँगा यार कुरान मजीद पढ़ के बिल्कुल आपके लिए, हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ लॉ तो वो है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है या एक चीज करनी कैसे, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद ने बोला आप नमाज पढ़ें, ठीक है, कैसे पढ़नी है हमें सुनना से पता चला। बिल्कुल इस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा एक कानून है, ठीक है, जो आपको बताता है कि आपने कोई चीज करनी है। मिसाल के तौर पे ये बताता है कि आपने किसी बंदे को पेमेंट करते हुए टैक्स काटना है, जिसकी मिसाल ये है कि जब मुझे कहीं से सैलरी मिलती है तो मेरी सैलरी से टैक्स कट जाता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। लेकिन उस टैक्स को फिर जमा करवाना है, जमा करवाने की जो बात है वो इनकम टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक बुक है और इनकम टैक्स रूल दूसरी बुक है, ठीक है। यानी कि कानून की फिर 2 किताबें हैं जिनको हम पढ़ेंगे तो फिर हमें बेहतर तरीके से लॉ की समझ आएगी। अच्छा, याद रखें जो रूल्स हैं वो लाजमी तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी ना किसी सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अकेला पढ़ा जाए तो पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन कुछ चीजों की मजीद वजाहत, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है जो आपको रूल्स बताते हैं। रूल्स क्या है? ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि कोई चीज कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो रूल्स आपको बताएंगे। आपके इनकम टैक्स रूल्स 2002 हैं जिसमें 232 रूल्स लिखे हुए हैं। कोई भी रूल अकेला नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, रूल को किसी ना किसी सेक्शन के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। जबकि आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये अकेला भी पढ़ा जा सकता है, और अकेले के साथ कुछ सेक्शन जो मजीद एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वो रूल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ ये चीजें दोनों काफी नहीं है, ना काफी है, ठीक है। इसके साथ मजीद अच्छे से समझने के लिए कुछ FBR SROs जारी करता है, कुछ सर्कुलर्स जारी करता है, कुछ सर्कुलर्स लेटर जारी करता है। अब इन तीनों में क्या फर्क है, मैं आपको उन चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। याद रखें जो SRO होता है इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स भी बोलते हैं। ये है क्या? जब भी कानून में कहीं भी आपका वर्ड एज में भी प्रोवाइडेड आ जाए तो आप याद रखें आपको उसके मुताबिक कोई ना कोई SRO मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई ना कोई SRO या कोई ना कोई रूल मिलेगा जिसके अंदर उस चीज की वजाहत होगी। मैं मिसाल के तौर पे ये वाली चीज आपको कानून के अंदर से समझाता हूँ। आई बिलीव आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर आप लोग बोर हो जाएं तो मुझे आपने बता देना, ठीक है। सर प्लीज कंटिन्यू, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा जी, 1 मिनट जी, मैं एक चीज सर्च कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये देखिए जी, मैं आपके साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक बात लिखी है, किसी एक सेक्शन में खोला हुआ है, ठीक है, अभी आई एम नॉट श्योर, मैं सेक्शन सेक्शन 99A, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ें। मिसाल के तौर पे ये क्लॉज है, प्रोवाइड एट द स्कोप टाइम पेमेंट रिकवरी पेनल्टी डिफॉल्ट फला 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 अंडर दिस सेक्शन इन सच मैनर एंड विद सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेनल्टी वगैरह की बात तो की गई है, लेकिन वो पेनल्टी कैसे पे होगी,
किस तरह से पे होगी, उसकी अमाउंट क्या होगी, क्या तरीकेकार होगा, ये चीज ये कानून खामोश है, ये आपको नहीं बता रहा, ये बस इतना जिक्र करके साइड पे हो गया। ये चीज या तो आपको किसी रूल के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, या आपको इनकम टैक्स जो रूल्स हैं उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एस आर ओज हैं मोस्टली जब भी वर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड आएगा तो आपने कहना है इसके मतलब एस आर ओ आएगा, आपको एस आर ओ ढूंढना पड़ेगा, आपको लॉ में से वो चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि किसी चीज पे आपके रूल्स में भी बात लिखी हुई हो, ठीक है। मैं ये आपको 100% नहीं कह सकता कि जब एज में भी प्रोवाइडेड आ जाए या स्पेसिफाइड आ जाए तो 110% ऐसा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन कुछ सिनेरियोज में आपका वो होगा, ऐसा होगा, और कुछ शक्ल में रूल्स होंगे, ठीक है। तो सॉरी, जो एसआरओ है ये एफबीआर की एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर है। यानी कि वैसे तो कानून साजी कौन करता है, कानून साजी वैसे कर रहा होता है आपका मजलिस शूरा, ठीक है। लेकिन एफबीआर के पास पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी मैटर्स, ठीक है। ये लोग एसआरओ जारी करके कुछ रूल्स बना सकते हैं, और जो एसआरओ होता है दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ लॉ, EXTENXION, एक्सटेंशन ऑफ लॉ। यानी कि ये लॉ ही होता है, जिस तरह से कानून अप्लाई होता है, कानून की एप्लीकेशन है। कभी हम ये पूछते यार तुम्हारे ऊपर ये कानून लगता है, ठीक है, मतलब कानून जो होता है नॉर्मली हर बंदे पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो आपका एसआरओ होता है ये भी हर एक पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है, किसी बंदे के ऊपर इसकी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो एसआरओ की भी एप्लीकेशन हर बंदे के ऊपर होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है सर्कुलर्स, ठीक है। तो सर्कुलर्स क्या है, सर्कुलर्स एक ऐसी चीजें हैं जो एफबीआर जारी तो करेगा, लेकिन क्यों जारी करेगा, ताकि कंसिस्टेंसी को अचीव किया जा सके। किस मकसद के लिए, ताकि टैक्स पेयर्स और जो एफबीआर के लोग हैं वो किसी भी चीज की टैक्स ट्रीटमेंट एक ही तरह कर रहे हो। मिसाल के तौर पे एक वो देखते हैं एफबी, वो टैक्स कंसल्टेंट और तरह से काम कर रहा है, दूसरा और तरह से कर रहा है, या एफबीआर के लोग अपने डिफरेंट तरह से कुछ चीजों को कर रहे हैं, तो कहते हैं यार ये तो वो डिफरेंट किस्म की नालायकी है, लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं इसकी मिसाल एक दूंगा, 7E। 7E के ऊपर डिफरेंट किस्म के सर्कुलर जारी करके उन्होंने टैक्स पेयर्स को भी गाइड किया था कि नहीं यार तुम लोग ये कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें जिसमें टैक्स पेयर को गाइड करना है, तो वो चीज सर्कुलर के जरिए एड्रेस होगी। ये सर्कुलर्स, एसआरओ और सर्कुलर लेटर्स, ये सारी चीजें एफबीआर की वेबसाइट पे मौजूद होती हैं। मैं आपको चेक करना भी बता दूंगा वैसे, तो आगे हम इसको देखेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो फिर आ जाता है सर्कुलर लेटर्स, ठीक है, या गाइडेंस टू टैक्स पेयर अथॉरिटीज, ठीक है। भाईजान अहमद साहब, मैंने बताया कि जो एसआरओ है स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स भी एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीजें इनको बोला जाता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स लिख लें, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स लिख लें। दो डिफरेंट जगहों पे आपकी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर आपको दोनों किस्म के एब्रीविएशन मिलेंगे, ठीक है। तो जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं ये एफबीआर जारी करता है ताकि वो असिस्ट कर सके या गाइड कर सके या इंस्ट्रक्ट कर सके किसको, अपने मतहत अमले को, ठीक है, जो उनके ऑफिसर हैं उनको। यानी कि सर्कुलर लेटर्स तो फिर एफबीआर के लिए भी होता है, अपने स्टाफ के लिए भी होता है, और टैक्स पेयर के लिए भी होता है। लेकिन जो सर्कुलर लेटर्स हैं ये लाजमी तौर पे इनके जो मतहत होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके लिए होता है। सर्कुलर जो होता है ये हर बंदे पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये कमिश्नर अपील के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बिल्कुल इस तरह सर्कुलर लेटर्स भी कमिश्नर अपील के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें क्यों दी गई, मैं एक इसकी वजह थोड़ी सी और बता दूं। मैं यहाँ पे एक बाइक की एग्जांपल दूंगा। अगर आप लोगों में से कोई बंदा शायद बड़े सा लोग बाइक को ना इतना जानते हो या ना सफर करते हो, लेकिन पता होना चाहिए उसके अंदर एक टूल किट होती है। जब हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, रास्ते में कोई दुश्वारी आती है, कोई मसला आता है, तो हम क्या करते होते हैं, वो टूल किट निकालते हैं, उसका प्लग वगैरह साफ कर लेते हैं, कोई मसला होता है उसको सुलझा लेते हैं, ताकि हमारा जो सफर है वो सुकून से गुजरे और हम मंजिल में रास्ते में कहीं रुक ना जाएं और मंजिल पे आसानी से पहुंच सकें। तो इसका मतलब यह है कि बाइक की कंटिन्यूस फंक्शनिंग को या उसके रास्ते में कहीं हर्डल ना आए उसको मेंटेन करने के लिए, या उसको दूर करने के लिए, सॉरी, उसको दूर करने के लिए आपका वो जो टूल किट है वो मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह आपके जो जो एसआरओ हैं, सर्कुलर हैं, ये सर्कुलर लेटर्स हैं, ये इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि इनकम टैक्स कानून जो आपका है
इसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई किया जा सके। कहीं एक चीज है, मिसाल के तौर पे आज एक नया टैक्स कानून वो इंट्रोड्यूस करना है टैक्स, और कानून के अंदर वो वाली चीज मौजूद नहीं है और हमें ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। आईएमएफ ने हमें सख्ती से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, अगली दफा कर्ज लेने आओ तो इतना आपने टैक्स लगाना है। अब टैक्स लगाना है, वो चीज कानून के अंदर तो मौजूद नहीं है, अवाम पे टैक्स कैसे लगाएं? वो चुपके से एक एसआरओ जारी करेंगे और आपसे वो क्या कर लेंगे, आपसे टैक्स की अमाउंट को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एसआरओ के जरिए। यानी कि इनकम टैक्स कानून की स्मूथ फंक्शनिंग को या अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए ये चीजें जारी की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो भी मैं आपको बता दूं, वो ये चीज है कि इनकम टैक्स कानून को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एग्जम्पशन एंड कंसेशन में फर्क का पता होना चाहिए। देखिए, टैक्स तो हर बंदा पे करना चाहता है, लेकिन उसका ये होता है कि वो कहता है भाई मुझे कहीं से बेनिफिट दें। अभी मेरे पास एक क्लाइंट बैठे हुए थे, अभी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर 9 बज गए हैं, अभी मैं अपनी क्लास के बाद आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो स्पेशल उन्होंने टाइम दिया और मैं इधर इस्लामाबाद भी उनके लिए आया पुरजोर फरमाइश पे। उन्होंने बकायदा मुझे टिकट शिकट भी दिया आने जाने का। तो कराची से मैं ट्रैवल किया, मैंने बताऊँ क्योंकि मेरे बड़े वो चाहिए क्लाइंट है जिनके लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा सर ठीक है, माशाल्लाह बहुत वो एक वेल्दी फैमिली है। उन्होंने कहा सर मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, लेकिन आप किस लिए बैठे हैं, आप मुझे वो बताएं कि मैं कहाँ कहाँ से टैक्स की एग्जेम्पशन या कंसेशन या बेनिफिट्स ले सकता हूँ सो डैट कि मैं टैक्स कम बने। मैंने उनको डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट तरह के उनकी बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रपोजल दिए। मैंने कहा सर ये करते हैं, इसका ये बेनिफिट हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये समझो सॉर्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग कर रहा था कि उनका टैक्स किस तरह बचाया जा सके। उनकी टैक्स प्लानिंग देखते हुए मैं उनको कुछ डिफरेंट एग्जाम्पशंस और डिफरेंट कंसेशंस का बता रहा था। अब ये डिफरेंट एग्जाम्पशंस कंसेशंस लॉ में कहाँ कहाँ पे लिखी हुई हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बंदे को बेनिफिट दिलवाना चाहते हो तो आप सेक्शन 141 से लेके 51 तक पढ़ लें। इसमें डिफरेंट लोगों को एग्जाम्पशन दी गई। मिसाल के तौर पे अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको वफाक में इनकम टैक्स नहीं देना एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। कुछ आप लोगों में से कोई बंदा कहेगा जो प्रैक्टिस करता है, सर वो सूबे में तो देना होता है। मैं कहूंगा भाई मैं तो आपको इनकम टैक्स देने से बढ़ा रहा हूँ। प्रोविंस के अंदर आपको 12 लाख से ज्यादा इनकम, अब आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स देना है, लेकिन वफाक में आपको उस पर टैक्स नहीं देना, ठीक है। दूसरे लम्हे पे सेक्शन 102 पढ़ लें, ठीक है। इससे आपको एग्जाम्पशन पता चल जाएंगी जो डिफरेंट कवानी वो डिफरेंट सेक्शन में लिखी हुई हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन कुछ बेनिफिट्स आपको जो सेकंड शेड्यूल है किसका, आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसका जो पार्ट 1 है, आप ऐसा ये पता नहीं क्या आप बताई जा रहे हैं। मैं आपको ये कानून में चीज खोल के दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे एक चीज बावर करवा दूं कि अगर आप लोग सिर्फ, मैं सेक्शन में सीएस 181 कहा वो आप पढ़ लें तो अच्छा है, उसके बगैर भी काम तो चल जाएगा, लेकिन आप वो चीज नहीं बनेंगे। वो एक आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो कॉन्फिडेंस आपके पास कब आएगा, जब आप उसको पढ़ लेंगे प्रॉपर सेक्शन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि सेक्शन को पढ़ के हम एक अच्छे तरीके से किसी भी बंदे के साथ डिबेट कर सकते हैं कि सर ये वाली जो चीज है ये यहाँ पे इस जगह पे इस तरह लिखी हुई है, तो काइंडली आप जो है ना इसको देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास डिफरेंट लोग आते हैं, वो कहते हैं सर ये चीज हम तो कर तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह आपको फिर पता होना चाहिए। जहाँ पे आपके सेक्शंस खत्म हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, 242 सेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे 242 सेक्शन जहाँ खत्म हुए वहां से शेड्यूल स्टार्ट हो गया। 14 शेड्यूल है। जो शेड्यूल 1 है वो आपको रेट के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल के लिए रेट क्या होगा, इंडिविजुअल से मुराद है मैं और आप, वो लोग जो खाते पीते सोते चलते फिरते हैं उनको इंडिविजुअल बोलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको वो पर्सन इंसान नहीं बोलता, वो कहता है इंडिविजुअल। जो बिजनेस पार्टनरशिप होता है उसको बोलता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन के लिए वो पार्टनरशिप के लिए क्या रेट है, अच्छा कंपनियों के लिए क्या रेट है, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट जगहों के ऊपर इसने हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेशन ने शेड्यूल 1 में रेट्स बता दिए, ठीक है। फिर जब यहाँ पे ये आपका शेड्यूल 1 खत्म होगा वहां पे शेड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे अच्छा एक चीज मैं नहीं बताई, चलो अभी बता दें। जब ये आपका शेड्यूल 1 खत्म हुआ, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सेकंड शेड्यूल स्टार्ट हो गया। सेकंड शेड्यूल में वो कहता है, ये बात करते हैं एग्जाम्पशन एंड कंसेशंस के बारे में, ठीक है। इसमें देखें आगे सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इस तरह पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। यानी कि शेड्यूल 1 है उसके आगे पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 की बात करूँ तो ये एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम की बात करता है। यानी कि वो लोग जिनकी टोटल इनकम ही एग्जाम्प्ट होगी। मिसाल के तौर पे पेंशन इनकम है,
हम देखते हैं पेंशन इनकम एग्जाम्प्ट है, बड़े सारे लोग आप लोगों में से जानते भी हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस चीज को फोकस ही नहीं करते कि ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है। आप लोगों में से बड़े सारे लोग जो प्रैक्टिसिंग भी हैं, मतलब मैं सब लोग का नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल उनको नहीं पता हो, ठीक है, कि ये बात सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आपने फिर इस तरह से शेड्यूल्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे कि आपका जो सेकंड शेड्यूल है उसका जो पार्ट वन है उसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल फ्रॉम टोटल इनकम, सर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप लीगली इन्फोर्सेबल बिकॉज एज यू सेड इज नॉट रजिस्टर्ड विद वी आर जस्ट फॉर करिंग। जी मैंने कहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी तो आपकी इन्वोक होगी होगी, सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको एनटीएन लेना पड़ता है, वरना आपका बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं खुलता। ठीक है, तो ये सेकंड शेड्यूल का जब आप ये वाला हिस्सा जाके पढ़ेंगे तो आपको पता पता चलेगा कि किन लोगों की टोटल इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसमें मैंने एक पेंशन की एग्जांपल दी, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा आप बोर हो जाएंगे, और मैं आपको बोर करना भी नहीं चाहता। मेरा मकसद है आपको गाइड करना कि भाई इस तरह से है, बाकी आप लोगों का काम है मेरे साथ चलना। हाँ, अगर आप कहते हैं सर ये बढ़ाएं, बढ़ाने को तो राज नहीं है, फिर हमारा जो सेशन है वो 4 माह क्या, वो हम फिर महीनों के साल पे चल जाएंगे। ठीक है, तो और हर बंदा लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता, लेकिन लॉ बढ़ाना बताना मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, इसमें सेकंड शेड्यूल का देखा पार्ट वन, ठीक है, ये एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जब जाते हैं, कुछ कंसेशंस भी दी गई हैं आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, कुछ कंसेशंस दी गई हैं। उन कंसेशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें से नंबर वन आपकी रिडक्शन इन रेट्स है। जो सेकंड शेड्यूल है उसका जो पार्ट टू है वो रिडक्शन इन टैक्स रेट्स की बात करते हैं। आपके सर ये क्या है, मिसाल के तौर पर कहते हैं सब कंपनियां रेट 30% टैक्स देंगी, लेकिन ये जो फलां कंपनियां जो आईटी के शोबे में है वो 30% नहीं देंगी, वो 10% देंगी। ठीक है? मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट टू है ये आपको गाइड करता है कि किन लोगों ने या किन लोगों के ऊपर टैक्स के रेट्स कम होंगे। ये चीज आप वहां पे सेकंड शेड्यूल के पार्ट टू के अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ लोगों को वो बोलता है जी इतना टैक्स बनेगा, लेकिन ये वाले जो लोग होंगे, मिसाल के तौर पे एक टीचर है उसका 25% टैक्स माफ है। ये वाली बात आपकी सेकंड शेड्यूल के पार्ट थर्ड के अंदर लिखी हुई है, उसमें सिर्फ मतलब रिडक्शन की बात नहीं है, बड़ी सारी चीजें लिखी हुई हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी बंदे को बेनिफिट्स एग्जाम्पशन कोई दिखाने हैं, कोई अच्छा कंसल्टेंट बनना है, किसी को बेनिफिट लेके देना है टैक्स का, तो आपको लाजमी तौर पे ये जो सेक्शन और ये जो चीजें मैंने आपके सामने खोल रखी हैं आपको लाजमी तौर पे लॉ में पढ़नी चाहिए। आप कहेंगे सर आप इनको वन बाय वन खोल के बताएं, मैं आपको कहूंगा कि मैं अल्लाह के हुक्म से अगर आप सिर्फ यही इतना ही एरिया पढ़ाऊं तो इसके ऊपर मैं आपको 1.5 महीना पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन इतना टाइम नहीं है मैं एक ही चीज के ऊपर सही तरह से वो लगा रहा हूँ, मतलब मैंने आपको रास्ता दिखाना है। आई शैल बी प्लेइंग द रोल ऑफ एज अ गाइडर, आपका काम है कि उसको फॉलो करना। ठीक है, आपके साथ इतना तो हम फॉलो नहीं करेंगे भाई, ये चीज मैं आपको बताऊं भी ना जुबानी जुबानी बता दो, ठीक है, तो वो जुबानी जुबानी नहीं आपको समझाना है, बाकी फॉलो आप करेंगे भाई। काइंडली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होती है, जिस तरह मैं एनर्जी वेस्ट करता हूँ बाकी साहबान आए होते हैं, तो माइक को म्यूट रखा करें। मैं थोड़ा सा नाराज भी हो जाता हूँ, फिर नाराज होता हूँ तो मैं अगले बंदे को नाराज कर देता हूँ रिमूव करके। ठीक है, तो भले वो बंदा मतलब वो नाराज हो जाए, मतलब मुझे बुरा लगता है कि बाकी लोग उसको वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग में भी वो डिस्टॉर्शन आती है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोविजन है। मिसाल के तौर पर कहेगा जो आपकी कंपनी है जो एनर्जी वो एनर्जी के सेक्टर में है, ये सोलर पैनल किया उसके ऊपर फलां वाला मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है, फलां वाला सेक्शन एप्लीकेबल। ऐसी कंपनियों के बारे में उसने सेकंड शेड्यूल के पार्ट फोर में डिस्कस किया है। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको जा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने इसको देखना होगा। आप देखेंगे, आप पढ़ के आएंगे, आपको समझ नहीं आएगी, भाई रिस्पॉन्सिबल है आपको समझाने के लिए। वो क्लास खोलेगा भाई, आपकी पूरी क्लास के सामने आपको वो समझाएगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन फैसल साहब, ये पुरानी बातें हैं जब ये चीजें होती थी, अब ये सीनियर सिटीजन खत्म हो गया और आपका जो सिटीजन है ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि जब एक चीज मतलब कुछ चीजें हैं जो एग्जाम्पशन में लिखी हुई हैं, कुछ कंसेशन में लिखी हुई हैं, ये क्या इनको बीमारी पड़ी, क्या मसला हुआ, क्या जरूरत पड़ी कि एग्जाम्पशन को कंसेशन को अलग अलग लिखा जाए। ठीक है, तो इसकी मैं इसकी एक वजह आपको बता देता हूँ। ठीक है मेरे भाई एहसन भाई, आपको चीज बता दूं कि आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
आपको इंडस्ट्री वाइज डील नहीं करता, ठीक है, वो कंपनी वाइज, वो आपको पार्टनरशिप वाइज, यानी कि वो आपको पर्सन वाइज डील करता है कि आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। टू द मोस्टली इंडिविजुअल एंटिटी और रिटर्न्स आर और कमर्शियल एक्सेसिबल इफ द इज डिस्कस अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। तो मोस्टली इंडिविजुअल एंटिटी आर रिटर्न्स ऑन मसला से। मोहम्मद अहमद साहब, हम बाद में डिस्कस करें, मैं आपका सवाल शायद मुझे समझ नहीं लगी आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप पूछिएगा, ठीक है, माइक को अनम्यूट करके बाद में, ठीक है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट, अच्छा ये बता दूं कि एग्जेम्पशन एंड कंसेशन को अलग अलग क्यों रखा गया। अच्छा, जो सेकंड शेड्यूल है इसके लिए एफबीआर के पास पावर्स हैं, डेलीगेटेड पावर्स हैं, कि वो कहाँ पे लिखी गई हैं जो पावर्स हैं, वो आपके सेक्शन 53 सब सेक्शन 2। जब मैं सेक्शन की बात करूं तो इनकम टैक्स ऑफेंस, जब मैं रूल्स की बात करूं तो इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। यानी कि आपने कौन सी किताब देखनी है, वो आपने देखना है कि शर्त भाई सेक्शन बोल रहे हैं या ये रूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो सर मैं चीज बता दूं, आपने अकॉर्डिंगली वो किताब उठानी है। तो जो सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 बोलता है कि एफबीआर हैज पावर्स, लेकिन एफबीआर ने वो पावर्स किसको दे दी, एफबीआर को। अब एफबीआर क्या करेगा, एक एसआरओ जारी करेगा। एसआरओ क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फिर वो क्या करेगा, ऐड करेगा, ओमिट करेगा या मॉडिफाई करेगा, किसको, जो सेकंड शेड्यूल की क्लासेस हैं। सेकंड शेड्यूल के अंदर सेक्शन नहीं होते, शेड्यूल के अंदर क्लासेस होती हैं। तो फिर जो सेक्शन, वो सेकंड शेड्यूल की क्लॉजेज होती हैं, कभी भी उसको नई क्लॉज को ऐड किया जा सकता है। किसी प्यारे को नवाजना हो, कुछ महबूबों को, कुछ आकाओं को, कुछ अपने दोस्तों को, बेटों को, बच्चों को जिनका बिजनेस हो, जो लोग असर सूख में बैठे होते हैं, जो कानून साजी में वो बैठे होते हैं, तो वो अपनी बिजनेस इंडस्ट्री को जिसको बेनिफिट देना है उसके लिए वो कोई नया बेनिफिट डालना हो, सेकंड शेड्यूल में कभी भी क्लास को डाल देते हैं। फिर नई गवर्नमेंट आई, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये तो इन्होंने अपनों को नवाजा था या इनके जानने वालों को नवाजा था, उन्होंने वो सेक्शन डिलीट कर दिया या उसमें चेंजेस कर दी। ये सारी पावर्स एफबीआर के पास पावर्स हैं, ठीक है। और ये पावर्स कहाँ पे लिखी हुई हैं कि एफबीआर कभी भी ये ऐड प्लस माइनस करेगा, ये सेकंड शेड्यूल वो 53 के अंदर लिखा हुआ, 53। अच्छा, फिर जितने भी एसआरओ जारी होते हैं, ये क्योंकि एफबीआर जारी कर रहा होता है, क्योंकि एफबीआर के पास ये पावर्स हैं, ये आपको बता दिया सेक्शन भी। तो ये हर साल आपके के सारे एसआरओ नेशनल असेंबली के सामने अप्रूवल के लिए रखे जाते हैं। ये वाली बात आपके सेक्शन 53 और सब सेक्शन 3 में लिखी हुई है। और 2014 के बाद, अपना 15 के बाद जितने भी एसआरओ जारी किए जाएंगे उनका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल होगा। 1 साल के बाद उनको एक्सटेंड करना हो तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन एसआरओ को रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। और हर साल नेशनल असेंबली से ये रिन्यू होगी, ठीक है। अच्छा यार, एक चीज बता दो, वैसे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है कि मैं उड़ रहा हूँ हवा में और आप मुझे बस देख रहे हैं कि यार ये भागता जा रहा है। नहीं सर, ठीक पढ़ा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, ये आपको चीजें पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जो कल की क्लास में उस तरह से एक्सप्लेन नहीं हो सकी, मैं आपको बताता हूँ। वो है प्रीएम्बल, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ठीक है। ये फाउंडेशन हैं, ये चीजें पता होंगी तो हम आगे अच्छे से बढ़ सकेंगे। अच्छा, प्रेम्बल में क्या है, किसी भी कानून के जो स्टार्ट में छोटे से अटैलिक वर्ड में कुछ लफ्ज लिखे होते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि ये कानून क्यों आया, इस कानून के मकसद क्या हैं, इस कानून को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, इस कानून को पढ़ के आप क्या अचीव कर लेंगे, तो उस सफे को दिबाचा या प्रेम्बल बोला जाता है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रेम्बल है वो आपको बता रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आने से पहले आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, ठीक है। कौन सा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। अच्छा, जब 1979 था उसके बाद अभी कौन सा है 2001, ठीक है। तो 2001 का कानून जब आया, ये बता रहा है कि मेरा मकसद है कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना किसको, पुराने लॉ को, और अमेंड करना, पुराने लॉ को बेहतर अंदाज में पेश करना, ठीक है। पुराने लॉ को अमेंड करना एंड कंसोलिडेट करना। अच्छा, उससे होगा क्या, वो कहता है कि मैं ये कानून जो ला रहा हूँ ये रिलेट करता है, किस चीज से रिलेट करता है, वो कहता है इनकम टैक्स से रिलेट करता है और उसके कनेक्टेड मैटर से रिलेट करता है, ठीक है। ये स्लाइड आपको पीपीटी आपके ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा, कनेक्टेड मैटर्स क्या है, वो कहता है रिटर्न कैसे सबमिट होगी, किसी भी बंदे का ऑडिट कैसे होगा, उस किसी के ऊपर पेनल्टी कैसे लगेगी, किसी बंदे ने अपील कैसे करनी होगी, अपील के अलावा बाकी जो
एफबीआर अपना मैकेनिज्म कैसे चलाएगा, एफबीआर के फंक्शन कैसे एक्सरसाइज होंगे। तो कहता है ये जो कानून है ये आपको इनकम टैक्स और उसकी कनेक्टेड मैटर्स के बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सेक्शन है 239। वो 239 क्या आपको बोलता है, सेक्शन 239 आपको मेरे दोस्तों ये बोलता है कि आपको ये चीज बता दूं, उसने कहा कि मैं अब आ रहा हूँ 2001 वाले कानून ने कहा, मेरे से पहले एक पहले भी पुराना कानून था। हमने कहा कौन सा, उसने कहा भूल गए हो, वो बोला तो है 1979। हमने कहा अच्छा 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 ठीक है। कहते हैं मैं एक चीज बता दूं कि उस कानून के मुताबिक भी कुछ सर्कुलर जारी होंगे, कुछ सर्कुलर लेटर्स भी जारी होंगे, कुछ एसआरओ भी जारी हुए होंगे। हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसने कहा वो सारे सर्कुलर, सर्कुलर लेटर्स, एसआरओ वो अभी भी एप्लीकेबल है, यानी कि नए कानून आने के बाद पुराने वाले कानून अभी भी एप्लीकेबल है। हमने कहा यार अच्छा, तो ये वाली बात कहाँ पे आप लिख रहे हो। उसने कहा ये आप भाईजान आपको बता दूं, ये सेक्शन 239 जो है इसके अंदर ये लिखा जा रहा है 239(10)(9)(12) के अंदर, ठीक है। और साथ उसने कहा क्योंकि ये वाला कानून 9/11 के इंसिडेंट के 3 दिन बाद आया था, ये जो 2001 का कानून है, और इसका ऑथर भी एक ऑस्ट्रेलियन था, ठीक है। तो 2001 में जब आ गया था, लेकिन 2002 की जो रिटर्न थी, आपको पता है टैक्स ईयर एक साल स्टार्ट होता है जुलाई से, ठीक है, ये आपको बता दूं। अ, आपका कानून यहाँ इस तरह 1 जुलाई एक साल मसाल का 2022 से स्टार्ट होता है, बाद में हमने पढ़ने, और ये अगले साल 30/6/2023 तक जाता है, 30/6/2023, ठीक है। जब यहाँ तक जाता है ना, तो कहते हैं भाई जब कानून 2001 में आ गया, तो क्या जो 2002 की रिटर्न है वो किसके मुताबिक फाइल होगी, जो टैक्स ईयर की। उन्होंने कहा भाई भले 2001 का कानून आ गया, लेकिन जो रिटर्न फाइल होगी 2002 की वो पुराने कानून के मुताबिक होगी। ये उस वक्त इंपॉर्टेंट था, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक पॉज लूंगा और आप लोगों से क्वेश्चन लेना पसंद करूंगा, ताकि आपकी कोई एम्बिगुइटी है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जी किसी बंदे का यहाँ तो क्वेश्चन कोई हो प्लीज। अच्छा जी, चलिए मेरा ख्याल आई बिलीव देयर इज नो क्वेश्चन। मिसेज नुमान ये चीज आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रीड करेंगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहाँ से हमने पढ़ना है, आई शैल बी गाइडिंग यू। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। मैं आपको एफबीआर की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक। वैसे कल मैंने नहीं बताया, सर प्लीज डिस्क्राइब एसआरओ इन सिंपल वर्ड। भाई एसआरओ एक्सटेंशन ऑफ लॉ, एसआरओ इज कानून, ठीक है, ठीक है। बुक्स में शेयर कर दें। भाई बुक्स आप खुद डाउनलोड करेंगे, मैं डाउनलोड करके नहीं दूंगा आपको, मैं समझा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है हेलो। इसका। जी एक मिनट प्लीज, आप एक दफा खामोश रहें, ठीक है। अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कानून में हर साल जब कानून चेंज होगा तो आप मुझे फोन नहीं करेंगे कि सर आपको डाउनलोड करना सिखाएं। मैं आपको हलवा बनाना सिखाऊंगा, हलवा ये खाना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। कि आपने कानून को कहाँ से डाउनलोड करना है आपको ही पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एफबीआर की वेबसाइट पे आए, जब यहाँ पे आए ये थोड़ा सा नीचे जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस का लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे ऑर्डिनेंस पे क्लिक करेंगे तो मेरे दोस्तों ऑर्डिनेंस का ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ऑर्डिनेंस का ये सफा ओपन हो गया तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये नजर आ रहा है, ये वाली चीज, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मेरे साथ मेरे दोस्तों, तो आपको ये एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा, जैसे ही आप अभी नए पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो टॉप वाला है, अमेंडेड अप टू 30 जून 2023। ये सारी अमेंडमेंट और ये सारी चीजें मैं आपके साथ बाद में करने वाला हूँ स्टेप टू स्टेप, लेकिन अभी बता दूं कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो लेटेस्ट अभी फॉलो हो रहा है हाजिर है, ठीक है। आपने इस तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लेना है। जो भी मैं सेक्शंस की बात करूंगा इसके अंदर सारे के सारे सेक्शन शेड्यूल मौजूद होंगे। आपने सर रूल्स कहाँ से लेंगे, मैं आपको कहूंगा ये साथ ही रूल्स पड़े हुए हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रूल हाजिर है। ये टॉप पे जो चीज लिखी हुई रूल्स, ये क्लिक करेंगे आप कहें सर नीचे वाले क्या होते हैं, मैं आपको कहूंगा अभी जितना बता रहा हूँ उतने पे स्टिक रहिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। जब रूल्स पे गया ये देखिए रूल्स डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है, लोड हो रहे हैं, अभी आपके सामने रूल्स सारे के सारे हाजिर हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी रूल उठाइए, जो रूल मैं आपको कभी बोलूं वो आपने यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई बिलीव आप रूल्स एंड ऑर्डिनेंस को सारे दोस्त मोबाइल में लैपटॉप में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो उसका फायदा क्या होगा, कभी भी आप 1 मिनट में सर्च कर लें कि यार मिसाल के तौर पे मुझे कोई कहता है बिशारत भाई ये बताएं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टीचर के लिए कोई कंसेशन है, मैं कहूंगा यार अच्छा यार इसने क्या मुश्किल सवाल पूछ लिया, मुझे तो पता ही नहीं है।
मैं क्या करूंगा, इस कानून में आऊंगा, चुप करके चुपके से टीचर का वर्ड लिखूंगा। टीचर का वर्ड जहां पे भी पूरे कानून में आया होगा सर्च कर लूंगा, मुझे ये टीचर का वर्ड दे देगा, ठीक है। अभी इसको अगर वैसे पीडीएफ और टॉप रिटर्न वगैरह में खोलूंगा तो दे देगा। पूरे कानून में टीचर का वर्ड दो जगह पे यूज हुआ हुआ है, तो ये आपके सामने रख देगा। आप देखेंगे उसके साथ कोई कंसेशन की बात है, ठीक है, नहीं है तो आप कहेंगे सॉरी सर, पूरे कानून को मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं भी टीचर को कोई बेनिफिट हासिल नहीं है। जब आप सेकंड शेड्यूल वगैरह को देख लेंगे तो तब भी आप कहेंगे यार सेकंड शेड्यूल के अंदर भी कोई टीचर के लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सारे कंसेशन, सारे के सारे बेनिफिट्स आपके कहाँ पे मेंशनड है, वो मेंशनड है सेकंड शेड्यूल के अंदर मोस्टली। सर जस्ट एक रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग लेक्चर प्लीज कोई बंदा चैट में क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा। काइंडली क्वेश्चन आंसर सेक्शन। जी सईद इरफान साहब की सजेशन अच्छी है, वैसे पहले मैं करता हूँ लेकिन हम बता देते थे। नोटिफिकेशन एंड एसआरओ, जी आप रजा भाई कह सकते हैं सेम चीज है, लेकिन आप नोटिफिकेशन उस तरह से नहीं होते, ठीक है। नोटिफिकेशन एक अलग चीज है, लेकिन जो तीन चीजें बताई हैं अभी उस पे आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। इफ रिन्यूअल और रिवाइज एसआरओ नॉट पास देन वी मे कंसीडर लास्ट इशूड एसआरओ एक्सपायर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंडशिप। जी अगर रिन्यू नहीं हुआ तो पहले वाला एक्सपायर हो जाएगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप लोग को बड़ी वो शौक है, बहुत माशाल्लाह समझदार है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एसआरओ वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह, आपका दिल करे यार हमें देखने हैं एसआरओ को, सर्कुलर को, ठीक है, तो आप मेरे दोस्तों चुप करके मिसाल के तौर पे एसआरओ पे क्लिक करना। एसआरओ इनकम टैक्स के चाहिए आपको, सेल टैक्स के चाहिए, ठीक है, एफडी के चाहिए, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एसआरओ ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एसआरओ ये डेट वाइज पड़े हुए हैं, ये एसआरओ किस चीज के मुतालिक है ये भी पड़ा होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो आपके सामने ये सारी चीज वजाहत में आ जाएगी कि एसआरओ क्या चीज है। आप ये समझे कि जो एसआरओ आएगा, ठीक है, ये अब ये एसआरओ है, ठीक है, लेकिन इसकी जो हेडिंग बनाई गई है वो एज अ नोटिफिकेशन के तौर पे बनाई गई है, ठीक है। तो समझो कि बेसिकली एसआरओ या नोटिफिकेशन एक ही चीज है, लेकिन मोस्टली हम एसआरओ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा होता है कि ये फलां सेक्शन की वजह से मैं आ रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये एसआरओ सेक्शन 181 ई को फर्दर एलेबोरेट या एक्सप्लेन कर रहा है, या उसका कोई प्रोसीजर या उसकी गाइडेंस आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। आप कहेंगे सर नहीं नहीं आप पढ़ाएं, भाई मैं अगर एक एक एसआरओ को आपको पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर तो माशाल्लाह आपने पढ़ लिया और मैंने पढ़ा लिया। गाइडेंस आपको जितनी देती है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो समझते हैं कि यार अच्छा ये तो बड़ी मजे की चीज होगी, ये तो हम खुद भी देख सकते हैं। सर्कुलर पे आ जाते हैं, जब सर्कुलर पे आए, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स से सर्कुलर देख रहे हो, ये सारे के सारे सर्कुलर पड़े हैं, ठीक है। अभी जो एक्सटेंशन आई थी ना, इसमें भी गाइड किया जा रहा था टैक्स पेयर को, ठीक है, एंड ऑफिशियल्स को, कि ये डेट एक्सटेंड हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस सेक्शन 214 ए के अंदर पावर्स हैं एफबीआर के पास, के वो कानून में लिखी हुई किसी भी डेट को एक्सटेंड कर सकता है एफबीआर, ठीक है। तो उन्होंने उसी सेक्शन का वो पावर्स लेते हुए बड़े सारे लोग फेक नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं। तो हम उन लोगों को नहीं मानते, हम कहते हैं भाई हमने एफबीआर की वेबसाइट पे देखना है। अगर वहां पे ये वाली चीज हमें नजर आ गई, क्या चीज नजर आ गई, कि आपका सेक्शन वगैरह वहां पे वो एसआरओ आया हुआ है, सर्कुलर आया हुआ है, तो हम कहते हैं यार कोई मसला नहीं, ये जो चीज है हम इसको मानते हैं। लेकिन अगर किसी ने फेक इशू कर दिया तो फिर कभी भी एफबीआर की वेबसाइट पे वो चीज मौजूद नहीं होगी। यानी कि हमारे लिए एफबीआर की वेबसाइट पे इस चीज को देखना ये एक अथेंटिसिटी है कि वो चीज ओरिजिनल है, जेन्युइन है, ठीक है। सर एक बार फिर बता दें ऑर्डिनेंस किधर से ओपन होता है। मैं बस रऊफ साहबा आप लेक्चर्स को देखिएगा, लेक्चर्स में मैंने बताया है, आप इसको रिविजिट कीजिएगा, ठीक है। लेक्चर्स में मैंने बताया है, ये आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये, सॉरी ये सर्कुलर पे क्लिक कर दे ये, ठीक है, तो इसको आप बाद में देखिएगा। अच्छा जी, नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी एसआरओ, नहीं नहीं आप एक्सप्लेनेशन में ना जाए, आप कहें एसआरओ या नोटिफिकेशन एक ही चीज है, सिंपल, कुछ भी नहीं और, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, इंशाल्लाह जब हम आप लोग को अपना वो स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे तक पोर्टल अलॉट करेंगे, तो आप एनटीएन वगैरह हमारे उसी पोर्टल पे जब बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आपको खौफ नहीं होगा कि यार हमारे पास तो पोर्टल नहीं है, हम कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आप लोग को पोर्टल प्रोवाइड करेंगे वगैरह, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको जर्नी वहां पे घुमाते उधर ले गया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को आगे प्रोसीड करें। जी आप कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो ये वाले कुछ सेक्शंस हैं जो आपके टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एफबीआर के कानून में कंपनी को, सोल प्रोप्राइटर को, आपके पार्टनरशिप को, रजिस्ट्रेशन को कहाँ पे डिस्कस किया गया है, वो ये सेक्शन है।
जब उसका इन सेक्शन के अंदर दिल पूरा नहीं हुआ, वो उसका बोझ हल्का नहीं हुआ, उसको लगा कि अभी तिश्नगी बाकी है, अभी मजा नहीं आया, तो उसने कुछ चीजों का मजीद अच्छे तरीके से प्रोसीजर आपके रूल्स में लिख दिया। तो ये फिर जो आगे हैं, ये इनकम टैक्स रूल्स का रूल नंबर 79, 81A, 81B, C एंड 83, ये कुछ आपको रूल्स भी अलॉट कर दिए, ठीक है। यानी कि वो जो आपके रजिस्ट्रेशन के सेक्शन है उसके साथ आप रूल्स को मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार ये वाली चीज किस तरह से है या क्या चीज है। समझ आ रही है आपको? इसका मतलब ये है कि मेरे जो सेक्शंस हैं और रूल्स हैं, इनका फिर चोली दामन का साथ है, ठीक है। तो हमें इनको मिला के कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चले आगे। अच्छा, इस पे नहीं आते, अभी हम चलते हैं पोर्टल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, सेक्शन 181 उसका सब सेक्शन 4 आपको बताता है कि सन 2015 के बाद आपको सेपरेट कोई भी अलॉट नहीं किया जाएगा एनटीएन। आपका जो CNIC नंबर है वही आपका एनटीएन होगा। ये वाली थोड़ी सी अहम बात है, अहम बात तो है लेकिन बाकी भी चीजें अहम होती हैं, लेकिन ये चीज आपको मैं अभी दिखा दूं, ये जरूरी चीज है। अच्छा, ये 181 सेक्शन का जो पॉइंट नंबर 4 है, ये बताता है कि जिन लोगों के पास नादरा का इशूड आईडी कार्ड होगा, ठीक है, तो वही आईडी कार्ड आपका एनटीएन अकाउंट होगा सन 2015 के बाद, ठीक है। अब आपको सेपरेट से एनटीएन अलॉट नहीं होता, पहले आपको सेपरेट से वो 7 डिजिट का जो 8 चेक डिजिट होता है वो एक एनटीएन अलॉट किया जाता था। अगर किसी बंदे के पास एनटीएन देखना हो कि आपको बता देता हूँ। खैर अभी बस आप ये याद रख लें कि 2015 के बाद किसी बंदे को जब रजिस्टर्ड किया जाएगा तो उसका जो CNEC नंबर है वही उसका एनटीएन अकाउंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे सवाल है, किसी भी बंदे को FBR के साथ हमने रजिस्टर्ड करना है, हम उसको कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। तो उस सिलसिले में आपको बता दूं, ठीक है। ऑनलाइन वेरिफि सॉरी, आईएरएस आपको नजर आ रहा है, इनकम टैक्स आईआरएस, ठीक है। ये गूगल पे हम डायरेक्ट भी लिख जी। सकते हैं, ठीक है। हाँ, गूगल पे जाके हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे irs.fbr, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं फिर भी वो आइरस ही खुलेगा, या वहां से आप आए फिर भी आइरस खुलेगा। यहाँ पे एक मैसेज अपीयर होता है, इस मैसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताता चलूं कि हमारी पाकिस्तान की आवाम जो है ना, जी वकास आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है बिलाल सर, एनटीएन नंबर तो अभी भी शो होता है। जी बिलाल साहब, बाय लॉ वो वाला एनटीएन, वैसे वो रेफरेंस नंबर है, उसको एनटीएन नहीं बोलते। आपका कानून जब कह रहा है तो कानून से बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है। कानून आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, हमारी पाकिस्तान की आवाम थोड़ी सी लालची आवाम है। हुआ ये कि कुछ लोग को पहले ईमेल वगैरह आनी शुरू होगी, आपका कोई रिफंड था वो एफबीआई ने अप्रूव कर दिया, आप अपना बैंक अकाउंट मेंशन करें, आपकी उसमें रकम आ जाएगी। तो लोगों ने उसके ऊपर वो अपने बैंक अकाउंट वगैरह डालने शुरू कर दिए, और पीछे से जो उस्ताद बैठा होता था जो ये ऐसे ईमेल करवा रहा होता था, वो आपके बैंक की सफाई करके साइड पर रहता था। तो अब FBR वालों की चीज जब नोटिस में आई तो उन्होंने टैक्स पेयर की या पब्लिक की बेहतरी के लिए या उनको स्कैम से बचाने के लिए उन्होंने ये एक अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया कि भाई ऐसे धोखों में ना आए, ठीक है, मुफ्ती होशियारबाज। तो उन्होंने ये एक मैसेज डाला हुआ है, ठीक है, आपके सामने। तो इसको हम फिर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करनी हो तो हमारे पास, ये अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि इन्होंने खुद ही म्यूट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आके ये इस पोर्टल पे जब भी किसी बंदे को मैंने FBR के साथ रजिस्टर्ड करना होता है, उसका एनटीएन बनाना होता है, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमारा एट एंड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम सोल प्रोप्राइटर पे जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको उस बंदे का CNIC नंबर मेंशन करना होगा, व्हाट्स एवर जो भी CNIC उस बंदे का नंबर है, अब यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वो बंदा डॉक्टर है, कर्नल है, जनरल है, मेजर है, मिस है, मिस्टर है, जो भी है आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। उस बंदे का बंदी का यहाँ पे नाम लिख दें, ठीक है, जो भी, ठीक है। उसके बाद उसका मिडिल नेम लिख देंगे, जो भी है व्हाट्स एवर, उसका जो लास्ट नेम है वो लिख देंगे, ठीक है। जब ये आपने चीजें मेंशन कर दी, अच्छा ये वाली चीज आपको पता होगा, ये जो स्टार लगा होता है इसका मतलब होता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। अगर किसी बंदे का नाम ही सिर्फ असलम हो या अली हो, वो तो आप फिर फर्स्ट पे लिख देंगे, फिर आगे उसका क्या लिखें,
उसका यहाँ पे आके उसके वाला साहब का जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो लिख देना, ठीक है। मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है। स्टेरिक का मतलब ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी तौर पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर आप किस कंपनी का मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं उसका वो नेटवर्क प्रोवाइड करें, मोबिलिंक है, जोंग है, वो जो भी है, ठीक है, वो आप मेंशन करें। फिर यहाँ पे 0092 के साथ अपना नंबर मेंशन करें, लेकिन नंबर का जो जीरो होता है वो आपने नहीं डालना, यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। दरमियान में इन्होंने जरूरी किया था, लेकिन अब ये चीज इन्होंने खत्म की हुई है दोबारा से, ठीक है। तो क्यों की हुई है वो हम उस पर पे नहीं जाते, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन नाम पे अभी तक चल रहा है। अगर आपका वो एनटीएम बनाते हुए मैं अपना सीएससी नंबर यूज कर लूंगा, मोबाइल नंबर तो चल जाएगा, ठीक है? आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है। यहाँ पे ईमेल मेंशन करेंगे, यहाँ पे कंफर्म ईमेल को दोबारा से मेंशन करेंगे, ठीक है। ये है मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आ जाती है एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो आप सब लोग नोट फरमा लें, अपने दिल पे लिख लें। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आपने एड्रेस लिखते हुए, मैं मिसाल देता हूँ, आई वॉज लिविंग इन इस्लामाबाद, आई शिफ्टेड टू कराची, आगे मेरा इरादा कराची रहने का है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मेरा जो, जब मैंने रजिस्टर्ड किया अपने आप को, तो मेरा एड्रेस मैंने इस्लामाबाद का डाला, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मेरा आरटीओ जो बना वो इस्लामाबाद बना, क्या मतलब? इस चीज को एक दफा छोड़ के हम एक एग्जाम्पल से discuss करते हैं। आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, इसके नीचे उसी जगह पे या उस घर में जहाँ पे बैठे हुए हैं, बैर खुदा ना खासा एक चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो आपने फौरी से पुलिस स्टेशन को फोन किया, तो आपको फौरी से कौन सी पुलिस स्टेशन रिस्पॉन्ड करेगा, या कौन से पुलिस स्टेशन आएगा जो आपके करीब है? यानी कि उस थाने की जुरिस्डिक्शन जो है वो बनेगी जो आपके करीब से नहीं लगता होगा, ऐसे ही है। तो बिल्कुल इस तरह से जब आप रजिस्टर्ड करेंगे, तो रजिस्टर्ड करते हुए जो आप एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे इस सारे खाने में, तो आपका जो एफबीआर का ऑफिस बनेगा वो वाला बनेगा जो आपके इस एड्रेस के करीब होगा, ठीक है। अच्छा, आप कहें सर क्या होगा कि अगर मैं कोई और एड्रेस डाल दूं? तो मैं कहूंगा भाई, अगर आप और एड्रेस डाल देंगे, अगर आपको कल को टैक्स का नोटिस आ गया, मैं बैठा कराची हूँ, मैंने एड्रेस इस्लामाबाद का डाला था, मेरा आरटीओ इस्लामाबाद है, यानी कि मेरी जुरिस्डिक्शन वो क्या है, इस्लामाबाद है, तो मुझे कल को टैक्स के केस के सिलसिले में इस्लामाबाद आना पड़ेगा। तो लिहाजा ये एड्रेस लिखते हुए जुरिस्डिक्शन के सिलसिले में आपने याद रख लेना है, मुझे जुरिस्डिक्शन कौन सी लिखनी है। मैंने अपने क्लाइंट को पूछना है, सर कहाँ पे आप रहते हैं? बड़े सा लोग आईडी कार्ड से उठा के लिख लेते हैं, हमने आईडी कार्ड को फॉलो नहीं करना। एफबीआर को इस चीज पे एतराज नहीं है कि आप एड्रेस आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग लिखें, आप आईडी कार्ड के बगैर लिखें, आप जहाँ का मर्जी आईडी और एड्रेस लिख दें, कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो फिर सबसे पहले मैं जिस प्रॉपर्टी में जिस जगह पे रहता हूँ, ठीक है। यस सर। जी वकास भाई, बिल्कुल लोग डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है, आप बताते हैं कि जिस प्रॉपर्टी पे आप रहते हैं वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, आप उसको मेंशन करते हैं जिस जगह पे रह रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार, मेरी रहायश रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप अपनी रहायश के बारे में बता रहे हैं, रेजिडेंशियल में आगे उसकी कौन सी किस्म है, अपार्टमेंट, बैंगलो, कॉटेज, व्हाट्सएवर जो भी चीज है, या हाउस है, ठीक है। आपने वो चीज यहाँ पे मेंशन है कर लेनी है, पूरी लंबी लिस्ट लगी है, फ्लैट है, ठीक है। वो उसकी जो जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, वो स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, कनाल, मरना, मरला, किस तरह से आप उसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर आप अपना टोटल एरिया बता दीजिए, उसका एरिया कितना है, जो आपने स्क्वायर यार्ड बताया, लेट्स सपोज आप कहते हैं 80 स्क्वायर यार्ड है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब यूनिट नंबर में आप अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, ऑफिस नंबर जहाँ पे आप रहते हैं, यूनिट नंबर में यहाँ पे वो लिखें, मिसाल के तौर पे हाउस नंबर दिस, ठीक है। मोहम्मद इमरान अनवर साहब, ये तीसरी दफ़ा है मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल एक लम्हे का इंतजार किए बगैर अगली दफ़ा रिमूव कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कम्प्लेक्स शीट में आप बताते हैं कि आपका वो कौन सा फ्लोर है, कौन सा ब्लॉक है, ठीक है, या कौन सी स्ट्रीट है जहाँ पे आप रैश पजीर हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, आप कह लीजिए सेकंड फ्लोर है, ठीक है। ये कौन सा महमूद प्लाजा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ये ब्लू एरिया बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया आ गया, यहाँ पे सिटी में जो भी सिटी है आपका, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरा सिटी है, लेट्स सपोज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में से इस्लामाबाद में रूरल है, अर्बन है, मुझे पता चल रहा है, ठीक है, नहीं पता चल रहा, सिर्फ इस्लामाबाद में चल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वो ऑटो में उठा लेता है। अब इस जगह जिसका मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखता जा रहा हूँ, क्या इस जगह के ऊपर मैं ऑनर हूँ या ऑनर के बगैर? ऑनर हूँ तो मैं ऑनर लिख दूंगा,
ऑनर क्या 100% मालिक हूँ, क्या मैं 50% मालिक हूँ, मैं और मेरा भाई उसको ऑन करते हैं, क्या मैं 20% मालिक, जो मेरी मलकियत की परसेंटेज है वो मेंशन करते हैं। आप कहें सर मैं मालिक नहीं हूँ, मैं किरायादार हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बेनामी, लेसी, टेनेंट, ये मतलब ऑनर के अलावा जो कैटेगरी है उसको मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे 1% लिख दीजिए, ये कहीं लॉ में लिखा हुआ, हम इसी को फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं भी चीज मेंशन नहीं है, हम 1% लिख रहे होते हैं। फिर ये आप कैप्चा कोड डालेंगे, जब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे एंड एक ईमेल पे, और यहाँ पे दो बॉक्स बन जाएंगे, वो कहेगा अपना मोबाइल का कोड लिखिए, ईमेल का कोड लिखिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपना एक फेसबुक के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज इंशाल्लाह आपको अभी नहीं, क्योंकि अभी उससे काम चल रहा है पोर्टल पे, जब हम आपको पोर्टल देंगे तो आप लगातार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे 50 साल प्रैक्टिस की, ठीक है। जब आप कोड डाल देंगे तो फिर आपको एक नया मैसेज आ जाएगा, मोबाइल पे भी ईमेल पे भी, वो ईमेल जो आपने ऊपर दिया वही मोबाइल जो आपने ऊपर दिया, उस पे आपका एक यूजर नेम लिखा होगा, यूजर नेम में आपका पास वो सीएनएसी नंबर लिखा होगा, पासवर्ड एक लिखा होगा, एक पिन लिखा होगा, ठीक है, और आपका एनटीएन बन जाएगा, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, एनटीएन बन जाएगा। सर जो परमानेंट रेंट पे रहता है वो कौन सा एड्रेस मेंशन करें? भाई आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया, आप जो जहाँ पे बंदा रहना चाहता है, जहाँ का उसका रहने का इरादा है, आप उसको लिखिए, ताकि उस बंदे को कल को नोटिस आए तो करीब तरीन टैक्स ऑफिस आए। ये ना हो कि मैं रहता इस्लामाबाद हूँ, एड्रेस मैं कराची का डाल दूँ, मैं एड्रेस लाहौर का डाल दूँ, मेरा टैक्स का दफ्तर लाहौर बन जाए, कल को नोटिस आए, मैं लाहौर के चक्कर काटता हूँ। ये मोहम्मद हसीब कहते हैं, इफ आई एम लिविंग विद माई फादर एंड प्रॉपर्ली ऑनर इज माई, अच्छा, ऑनर मेरा वाला साहब है, तो आप उसमें बेनामी और वो जो दूसरा है ऑनर के अलावा वाली कैटेगरी है, उसमें टेनेंट वगैरह वाली, ऑक्यूपेंट वाली, वो मेंशन कर दें, ठीक है। भाई लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको कहा है बस ये है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेनिफिट ले रहे हैं तो आप उसको बेनिफिट ऑनरशिप में या इंटरेस्ट में या स्टेक में 1%, ठीक है। तो आई बिलीव मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें मैंने बताई हैं। एड्रेस बाद में एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका आरटीओ चेंज नहीं होगा। जो एक दफा रजिस्ट्रेशन के वक्त आरटीओ बन जाएगा वही होगा। आरटीओ चेक वगैरह करने का तरीका बाद में आपको बताऊंगा, चेंज करने का भी तरीका हम जरूरी हुआ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चेंज करना ना तो आप लोगों के हर बंदे के पास का काम है, और लंबा चौड़ा काम है, और मोटी फीस वाला काम है, और थोड़ा सा कठिन भी काम है, ठीक है, मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए कि उसमें थोड़ा भागम भाग और फॉलो अप ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो सोचा हुआ था उसके हिसाब से अभी वैसे वो हमारा टॉपिक कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन इतनी चीजें डिस्कस कर ली हैं जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करता हूँ। ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ऑन एंड ऑफ डिफरेंट लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को फिर बताएंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन, और आई एम जंपिंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, वरना मैं आपका सेशन वो प्रोसीड फर्दर भी करता, ठीक है। इसलिए मैंने कहा सेशन को मिस। मेरा एक क्वेश्चन है। सर नोट्स, एक मिनट जी, सर नोट्स ईमेल में रिसीव होते हैं क्या? जी एज पर लॉ आपके नोट्स ईमेल पे जो मिल जाते हैं वो प्रॉपर वैलिड सर्व माने जाते हैं। आपको उसको ये मानना पड़ेगा कि आपका प्रॉपर नोटिस सर्व हो गया। मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन सिस्टम में BW पावर पर ऑटोमेटिकली हो गया था। अब कैसे होगा? आप टेंशन ना लें, चेंज हो सकता है, लेकिन अभी आपका भावलपुर ही आपका वो आरटीओ बना हुआ होगा, ठीक है। आरटीओ की एलोकेशन किस बेस पर? भाई एड्रेस की बेस पर होती है, अभी तो आपको बताया है, ठीक है। परमानेंट अम्ब्रेनी जो भी एड्रेस रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया जाएगा उसकी बेस पे आपकी वो आरटीओ अलाउड होता है, ठीक है। सर बेसिकली एनटीएन बनाने का तरीका है सर ये। जी बिल्कुल, ये एनटीएन बनाने का तरीका जो अभी तक हमारा खत्म हो गया है कि एनटीएन कैसे बनती है। अभी मैं सोल प्रोप्राइटर पे प्रॉपर नहीं पहुंचा, लेकिन एनटीएन मैंने बना लिया। इसके आगे एक स्टेप आ गया जिसमें मैं सोल प्रोप्राइटर पे स्विच कर दूंगा। जी अफशा, मेरा ख्याल है आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। सर ये जहाँ पे परसेंटेज शेयर दिया हुआ है वहां पे आपने 1 लिखा, सही है? इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, इस पे आप बहस भी नहीं करिएगा, बस 1% लिख दीजिएगा। अगर आप ऑनर नहीं है तो आपने 1% लिखना है, बात खत्म। लॉ में कहीं भी नहीं है, ये प्रैक्टिस में है, सारे लोग यही फॉलो करते अच्छा, हैं। वही हमारे मैं पूछ मेयरों ने रही थी। हमें ये कोई बताया है। कोई जो है ना, मैंने देखा है कि कोई कोई 100 लिखता है, वो मतलब 100 को 100 भी लिख सकते हैं और 1 भी, इसमें कोई वो नहीं है। ऑनर होगा तो 100% होगा। जो अगर बेनामी ये करके ना 100% दिख रहा है तो वो चवल मार है, ठीक है, सिंपल, वो गलत कर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I have a question. जी प्लीज। What is the difference between section and rule? Please ये बता दें. सर मैंने आपको बताया, रूल्स आपके प्रोसीजर बताते हैं। एक दो किस्म के कवानीन होते हैं, फिर लॉ में हम चले जाएंगे। एक होता है सब्टेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज सब्टेंटिव लॉ, इनकम टैक्स रूल्स इज अ प्रोसीजर लॉ, ठीक है।
आप लिख लीजिए, एक लॉ होता है, एक प्रोसीजर होता है। लॉ आपका ऑर्डिनेंस है, ठीक है, और प्रोसीजर आपके रूल है। वीवो कहते हैं सर एफबीआर में बिजनेस रजिस्टर करना हो तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? भाई बाद में बताऊंगा, जितना अभी करवाया आप वहां तक रहिए। एनटीएन बनाने के बाद टैक्स पेयर होना सेपरेट है। जी जी, आपको टैक्स पेयर होना अलग बताएंगे। ये आपका आपका निकाह हो गया एफबीआर के साथ, निकाह के क्या फायदे नुकसान है बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपका निकाह करने का तरीका बता दिया, ठीक है। जब बेगम घर पे आती है फिर पता चलता है क्या फायदा क्या नुकसान है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ वो बता दिया कि एनटीएन कैसे बने। सर एक टैक्स पेयर लाहौर में रहता है और उसका बिजनेस गुजरांवाला में है, तो आरटीओ कौन सा होगा? यार वकास भाई कितनी दफा आपको बताऊं कि जो आपने एड्रेस डाला है उसकी बेस पे, अगर एड्रेस आपने गुजरांवाला का डाला तो आपका आरटीओ गुजरांवाला बनेगा, अगर आपने लाहौर का डाला तो आपका क्या आरटीओ लाहौर। मुझे और क्या मैं रिकॉर्डेड देख सकता हूँ? जी आपको रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके ग्रुप में आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए, ये बात की बात है, ठीक है। ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। आप अपने कोऑर्डिनेटर को बोलिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उनका उनकी ड्यूटी है, ठीक है। सेक्शन इज सब्टेंटिव एंड प्रोसीजर, ठीक है, बिल्कुल वसीम भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में बोलते हैं शेयर टैब शुड बी न्यूमेरिक इन एनी सिचुएशन। शेयर टैब, मैं मोहम्मद असद भाई आपका सवाल नहीं समझा, ठीक है। अरफान भाई कहते हैं क्लासेस में एओपी एंड कंपनी के रिटर्न फाइलिंग। जहरी बात है अरफान भाई, क्यों नहीं सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा आरस भाई कहते हैं मैं लेट ज्वाइन किया था, मैं क्या रिकॉर्ड, भाई आरस भाई आपको बता दिया, ठीक। मोहम्मद असीफ खान कहते हैं हाउ टू रिकवर लॉगिन डिटेल। ये अभी यहाँ पे हम पहुंचे नहीं है आगे। मोहम्मद रजा साहब कहते हैं सर्कुलर और सर्कुलर लेटर में डिफरेंस अगेन। सर्कुलर होता है टैक्स पेयर के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए भी, ठीक है। लेकिन सर्कुलर लेटर सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। भाई क्वेश्चन पूछने के बाद अपने आप को म्यूट कर लिया करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नाराजगी, मैं नाराज हो जाता हूँ, मैंने आपको बताया है क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग में डिस्टॉर्शन होती है। जो बच्चे लाइव क्लास कुछ लोग नहीं अटेंड कर सकते, कुछ लोग लेट लेट ज्वाइन करते हैं, तो उन बेचारों ने रिकॉर्डिंग ही लेनी होती है। ऑल दो आई ऑलवेज डिस्करेज के रिकॉर्डिंग पे आप ना जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग की मजबूरी होती है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, ठीक है, तो फिर उसमें डिस्टॉर्शन आती है, ठीक है। अच्छा जी, अरे अच्छा सर सर, बात। क्वेश्चन ये है कि एक एड्रेस पे एक आरटीओ, मतलब उस पे उसका हो गया, तो वो दूसरा बिजनेस किसी और जगह पे बनाता है, एड्रेस डालता है, तो मतलब प्रोप्राइटर दूसरे आरटीओ में उसका फिर वो सुने सुने सुने, जाएगा सारा। सोल प्रोप्राइटर जब एक दफा, सोल प्रोप्राइटर अलग से कोई चीज नहीं है। आपके अपने एनटीएन के अंदर आपका बिजनेस ऐड करना सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। जब आप एक दफा रजिस्टर्ड हो गया, चाहे आप 50 बिजनेस करें, मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, जहाँ मर्जी करता रहूँ। जब मैंने रजिस्टर्ड किया, मैंने उकाड़ा का एड्रेस दिया, अब मेरा आरटीओ साहिवाल बनता है। मेरा एड्रेस, मैं इस्लामाबाद में भी काम करता हूँ, लाहौर में भी करता हूँ, कराची में भी करता हूँ। मेरा आरटीओ जब तक मैं चेंज नहीं करवाऊंगा नहीं होगा, ठीक है। आरटीओ किसी बंदे का वन टाइम एक होता है। हाँ अगर कंपनी है, अगर उसका हर कंपनी का आरटीओ अपना होगा, वो कैसे होगा? जो उसने एड्रेस दिया होगा। अरफान साहब कहते हैं रजिस्टर्ड आईटीपी बन जाएंगे हम इन। भाई आपको मैंने ये कमिट नहीं किया, मैंने आपको कहा कि आईटीपी के लिए बाकायदा अलग से एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, उसका क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें हैं। वो कल भी बताया था कि ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कॉलेज आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा या वो आपको समझाएगा। तो वो चीजें आपने शायद कल की रिकॉर्डिंग अटेंड नहीं की या क्लास नहीं ली थी, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। सर इन रूरल एरियाज हाउस नंबर मेंशन नहीं होते। देन आप भाई यूनिट नंबर भी नहीं होते, तो कुछ ना कुछ आप डाल लीजिए कि वो आप कुछ ना कुछ एड्रेस तो घर का कुछ ना कुछ आप लिखते होंगे ना, वही वाला आप लिखिएगा। मैं बस कहती हैं सर स्टार्ट आप इधर से लें, इनकम टैक्स को स्टडी करना। मैं बस जो चीज़ बढ़ा रहा हूँ आप ये पढ़ लीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके सर्कुलर सर्कुलर लेटर्स, एसआरओ, आपका सेक्शन, आपके रूल, मेहरबानी करें जितनी चीज़ें बता दी आई बिलीव ये चीज़ें थोड़ी हैं। आप अगर इसको रिवाइज कर लें तो थोड़ी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप साथ साथ चलें, आपको इसी पे इक्तफा करना चाहिए, ठीक है। सर वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स, प्लीज कंफर्म अबाउट से। भाई आगे भी सेल टैक्स आ तो जाए, ठीक है, सेल टैक्स आ जाए। सेल टैक्स ये होता है जब चीजें सेल करते हैं सेल टैक्स लगता है, वो आगे आएगा, ठीक है। आपको इधर तो भागने की होती है, जो चीज चल रही होती है उस पर फोकस किया करें। जो अल्लाह ने नेमतें दे रखी है ना, उनका शुक्र अदा करें। ये ना सोचे कि क्या नहीं है, ये सोचे जो है पहले उसका शुक्र अदा करें। मोहम्मद उमर, और भाई रिकवर पासवर्ड रिकवरी कभी आई नहीं हूँ, ये जब रिटर्न खाऊंगा तब आपको बताऊँ। नूर सर आई एम अब्दुल रहमान शेख, क्वेश्चन कैन वी ऐड मोर देन वन बिजनेस? जी आप 1000 वो बिजनेस ऐड कर लीजिए, एनटीएन में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप 1000 बिजनेस ऐड कीजिए, आप ऐड कर सकते हैं सर चीजें। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहब। सर मेरा क्वेश्चन है कि इससे पहले हमने आपने बताया तरीका कि एफबीआर के वेबसाइट से हमने किस तरह ऑर्डिनेंस बुक्स को रीड करना है और सर्कुलर्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं।
तो इस तरह आप बताएं अगर कोई टूल है, कोई डिजिटल कोई टूल है जो हमारी हेल्प कर सके कि मतलब हम आसानी से जो है ना और भी आसानी से रेलेवेंट चीज़ें जो है ना मतलब एक्सेस कर सकें। कोई डिजिटल टूल इस तरह का कोई है डेवलप हुआ हुआ है? यार बड़े सारे टूल्स हैं, डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, ठीक है। आप बल्कि अब तो इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, मैं मिसाल देता हूँ। आप बड़े बने बनाए केस लॉज ढूंढ लेते हैं, ठीक है। आप मतलब डिफरेंट फैसले पढ़े हैं, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, आप ट्रिब्यूनल्स के, ठीक है। तो वहां पे आपको समटाइम वो फैसलों के अंदर ग्राउंड ऑफ अपील पेश किए जा रहे होते हैं। जितनी आप रिसर्च और स्टडी की आदत बनाएंगे आपको होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, सॉफ्टेक्स से ले लीजिए, आप ऐसे सलाम की पब्लिकेशन वालों को ले लीजिए। इस तरह और भी डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो आप ई टेक्स्ट का ले लीजिए, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, ठीक है। जहाँ से आप उनकी मेंबरशिप गूगल पे सर्च करें, ठीक है। रहमत ला एसोसिएट को ले लीजिए, रहमत ला को बड़े सारे लोग यूज करते हैं। आप उसको किसी भी सेक्शन के ऊपर डिफरेंट किस्म की अपील और डिफरेंट चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है, मिल जाती हैं आपको। थोड़ा सा आप गूगल ये करते हैं तो आपको शायद ये भी चीज मिल जाती है, ठीक है। तो रहमत ला एसोसिएट को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। Sir, I have passed ACCA first three papers and I'm doing accounting in school. So obviously it will help you. ठीक है, अरफान साहब इन क्लासेस के बाद मैं इस काबिल ये काफी हद तक अरफान साहब भी आप पे बेस करता है। मैं आपको ये नहीं कहता आप सिर्फ क्लासेस लीजिए और आप काबिल हो जाएंगे, नहीं। आपको खुद भी साथ एफर्ट करनी होगी, पढ़ना भी होगा, मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। आप कहें कि मैं क्लास लूँ और मैं फनकार बन जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है, झूठ बोलने का फायदा नहीं है। खास कर सर इसका मतलब है कि अगर एक टैक्स पे जो गुजरांवाला में है और एक बिजनेस लाहौर में है, जब दूसरा लाहौर में है, तो एफबीआर का एक ही आरटी। जी जी जी, जो जहाँ पे पहले रजिस्टर्ड करेगा वही आरटी होगा, ठीक है। तो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड पहली दफा करेगा। अच्छा भाई, आरएस भाई, आपको डिफरेंट चीजें जो हमने कल भी बताई थी, आप ओरिएंटेशन को दोबारा अटेंड कीजिएगा। हम आपको डिफरेंट किस्म की चीजें बताएंगे जो आप एक अरसे में वैसे सीखेंगे मार्केट में धक्के खा खा के। जो हमारे पास अल्लाह ने थोड़ा बहुत इल्म दिया है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लंबे लंबे ख्वाब यहाँ पे दिखाना शुरू कर दूँ तो वो झूठ बोलने का फायदा नहीं है। इंशाल्लाह इतनी चीजें होंगी कि आप खुश हो जाएंगे, यार अच्छा ये चीजें मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें मैंने ये सीख ली, ठीक है। बुक्स के लिए ऑथर का नेम सईदा असरा। आप एक दफा इंतजार कीजिए, जो आज बढ़ाया वहां तक रहें, मैं वरना सेशन को एंड कर दूंगा, ठीक है।